खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आज क्या है खास कृषि समाचार में, इसके पहले हम देखते हैं मुख्य समाचार। तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना से जुड़े प्रदेश के किसान कल्ला छेदक कीट से बचाएं गन्ना की फसल को। पूसा 5 भिंडी का नवीनतम उन्नत प्रभेद। और अब खबर विस्तार से। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना, जिसका उद्देश्य तालाबों में मछली पालन को प्रोत्साहित करना, किसानों की आय को बढ़ाना और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन योजना के माध्यम से मछली पालक किसान भाई खाली पड़ी जमीन का उपयोग तालाब निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों और मछली पालकों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लाभार्थी के पास खुद का तालाब होना चाहिए या वह किराए पर लिए गए तालाब में भी मछली पालन कर सकता है, जिसके लिए सरकार की ओर से अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। राज्य में कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। परंपरागत फसलों और सब्जियों के साथ साथ अब किसान विदेशी सब्जियों की ओर भी काफी आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी सब्जियां जो पहले केवल महंगे होटलों और बड़े शहरों में ही उपलब्ध होती थी, अब वह बिहार के किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय बन रही है। बिहार में विदेशी सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है और उच्च बाजार मूल्य के कारण किसान इसकी खेती को प्राथमिकता भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार की जलवायु कुछ विदेशी सब्जियों के लिए काफी उपयुक्त मानी जा रही है, जिससे किसान उसे आसानी से उगा सकते हैं। पारंपरिक सब्जियों की तुलना में इसका बाजार मूल्य भी काफी अधिक होता है। राज्य में उगाई जाने वाली ब्रोकली, लाल गोभी, चुकीनी रेड और येलो कैप्सिकम, पाक चोई जैसी विदेशी सब्जियों की खेती यहाँ के किसानों के लिए एक नया अवसर प्रदान कर रही है। यह न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूत बना रही है। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के चकबैरिया ग्राम के युवा किसान नीतीश कुमार से। नीतीश ने समेकित खेती को अपनाया और धान गेहूं के साथ साथ सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने 3 एकड़ में प्याज की खेती की है। किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फसल अवशेष खेतों में जलाने से पर्यावरण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य को नुकसान होने के साथ साथ खेत में मित्र कीटों को भी क्षति पहुंचाती है, जो भूमि की उर्वरकता को प्रभावित करता है। रोटरी मल्चर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक उपयोगी और विश्वसनीय कृषि यंत्र है। किसान भाइयों, गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जिसकी खेती लगभग 274 लाख हेक्टेयर में की जा रही है। गन्ना की खेती के लिए प्रदेश में उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की उपलब्धता के बावजूद गन्ना की औसत उपज राष्ट्रीय औसत से कम है। वैज्ञानिक तकनीक से खेती द्वारा सूबे के किसान इन अंतर को काफी कम कर रहे हैं। गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए गन्ना बीज और मिट्टी का उपचार बेहद जरूरी है। साथ ही शरद काल में गन्ना रोपाई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर, वसंत काल में 75 सेंटीमीटर और वहीं विलंबित बुवाई के लिए 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी के समय में गन्ना फसल को कल्ला छेदक कीट से बचाना अति अनिवार्य हो जाता है। वातावरण में नमी की कमी के कारण इस कीट का आक्रमण गन्ना फसल पर होता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को कार्बोफ्लोरॉन कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती हमेशा मुनाफे की खेती साबित होती है। भिंडी एक ऐसी ही सब्जी है जो स्वास्थ्य और पसंद के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। उन्नत प्रभेदों में भिंडी की खेती कर आज के दौर में कई किसान अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। पूसा सावली, पूसा पद्मिनी, अर्कानामिका, परभ्रमिन क्रांति भिंडी के उन्नत प्रभेद है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा भिंडी का नवीनतम उन्नत प्रभेद विकसित किया गया, जिसका नाम है पूसा 5। किसान विश्वविद्यालय से संपर्क कर पूसा 5 प्रभेद से भिंडी की खेती कर रहे हैं और उन्हें काफी बेहतर उत्पादन भी मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव।
नया लाल आलू 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं नया सफेद आलू 800 से 950 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत में हो रही तमाम हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ में उन्नत प्रभेद और अभी का मौसम का हाल। तो किसान भाई बहनों, चूंकि अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि आज जानकारियाँ बेहद है खास। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सूर्योदय हो जाने के बाद आप अपने बकरी को खोलें और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप छोड़ दिए हैं, ज़्यादा रात तक छोड़ दिए हैं तो फिर वो उसकी बूंद रहेगी तो उसमें फिर लार्वा रहेगा, इस तरह से दस्त का प्रॉब्लम बना रहेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आपको नई नई जानकारियाँ इस तरह से प्रदान करें ताकि उससे आपका जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है वो बृहद पैमाने पर प्रशस्त हो सके। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज का विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए बकरी पालन स्वरोजगार का प्रबल साधन क्यों है। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, ग्रामीण महिलाओं के लिए जो बकरी पालन है, ये स्वरोजगार का प्रबल साधन, इसको कैसे माना जाए? जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामीण वासियों कि आज बकरी पालन ये पुराने ज़माने से किया जा रहा है। अगर हम लोग माने तो सबसे पहले गांव में बकरी पालन ही आरंभ हुआ था, उसके बाद गाय और पशुपालन आरंभ हुआ था। लेकिन आज उस पालन की हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग करेंगे कि इससे रोजगार कैसे उत्पन्न हो। तो आप लोग ग्रामीण भाइयों ये जानिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके कितनी अहम रोल है। आज बकरी पालन में हमारे देश में लाइव स्टॉक यानी कि हमारे पशुपालन क्षेत्र से 8.5% जीडीपी में इसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर रुपये के माध्यम से मैं बात करूं तो 40,000 करोड़ रुपये सिर्फ बकरी पालन से इस देश को प्राप्त होता है, जिसके मांस के माध्यम से, दूध के माध्यम से और जो चमड़ी बकरी का चमड़ी का उपयोग होता है उसके माध्यम से। तो आप इसका महत्व जान सकते हैं। अगर मांस की उपयोगिता की बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 30 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन आज क्या हो रहा है, मात्र उपलब्ध 5 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रत्येक दिन उपलब्ध है। तो ये जो 25 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रत्येक दिन के हिसाब से गैप है, ये कौन पूरा करेगा? ये ग्रामीण पूरा करेंगे और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और जैसा कि हमारा बिहार प्रांत है कि ज़्यादातर हमारे गांव में क्या देखा जाता है परिवेश, जो हमारे गांव के गरीब तबके के लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर में कमाने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं। लेकिन महिलाएं घर पे रहती है। उनके लिए अगर आफत विपत में 2 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए
तो उसकी खुद की संसाधन के लिए बकरी पालन एक स्वरोजगार का बड़ी उत्तम साधन है। मैं आपको बता देता हूं कि ग्रामीण परिवेश में 3 तरह की आप देखेंगे। जो ज़्यादा जोत वाले जिनके पास ज़मीन है वो सिर्फ खेती करते हैं, लेकिन जो मध्यम जोत वाले ज़मीन वाले हैं, खेत हैं, उनके पास खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उनके आय की साधन चाहे बकरी पालन से हो जाए, मुर्गी पालन से हो जाए और मजदूरी, यही विकल्प बच जाता है। इसमें महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि बकरी पालन करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। देखिए बकरी में क्या है खासियत कि आपको उसको बेचने में कहीं कोई आड़ा नहीं आता है कि आप उसको कहाँ बेच सकें, जब ज़रूरत पड़े तब आप बेच सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में गाय पालन की तुलना में बात करें तो बकरी पाले में क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है। जब अगर बकरी पालन स्वरोजगार के रूप में हम पालन करें और उसको हम लोग फीडिंग कराएं, यानी कि घर में बांध करके अगर कराते हैं तो 50% तक आमदनी होती है। लेकिन अगर हम लोग गांव घर में चरा देते हैं, खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसे पद्धति से करते हैं तो 80% तक आमदनी आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। निश्चित रूप से गरीबों की जो गाय हम कहते हैं वो निश्चित रूप से बकरी ही है। और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि बकरी पालन हेतु जो हमारी महिलाएं हैं वो करना चाहती हैं, तो सबसे जो शुरुआती कदम है तो क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले महिलाओं को कुछ सामान्य जानकारियां हो जानी चाहिए कि जो आप बकरी रख रहे हैं वो किस नस्ल की है। मान लेते हैं आप ब्लैक बंगाल लेते हैं तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि सबसे अच्छे क्वालिटी की मांस ये ब्लैक बंगाल से प्राप्त होती है। दूसरी खासियत ये है कि ये एक बार में 2 बच्चा नहीं 3-3 बच्चा तक देती है और साल में एक बार नहीं 2-2 बार बच्चे देती है। तो जब बच्चे आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे और कम समय में ये गर्भवती गर्भ धारण कर लेती है, यानी 1 साल में आपका ये जवान हो जाती है और गर्भ धारण कर लेती है। और जब गर्भ धारण कर लेती है तो बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा है और साल में 2 बार बच्चे देती है। और इसके खान पान का थोड़ा अच्छी तरह से आप प्रबंधन कर लेंगे तो आपको मुनाफा होगी। मैं आप लोगों को, ग्रामीण वालों को बता देना चाहता हूं कि देखिए इसके लिए कुछ प्रशिक्षण आप लोग ले लीजिए। आपके जहां भी जिस भी गांव में रहते हैं, आपके किसी शहर में कृषि विज्ञान केंद्र होगा, आत्मा का ऑफिस होगा, वहां प्रशिक्षण दिया जाता है इसके खान पान के लिए, इसके ब्रीड के लिए और इसके बच्चे का किस तरह प्रबंध करेंगे, ये पूरी जानकारी आप हासिल कर लें। इसमें हमारे बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाएं भी लाया है। जो आपको योजनाएं, बकरी पालन की योजना है, उससे आर्थिक लाभ भी मिलता है आपको सब्सिडी के माध्यम से। तो अगर उसमें करेंगे तो आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, तो पशुपालन विभाग में जो ज़िला में आपका ऑफिस है। और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, पशुपालन के साइट पे जाएंगे तो वहाँ बकरी पालन की कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये तो योजनाएं की बात हो गई, लेकिन अगर आपके पास जो बकरी है उसी बकरी से आप उसको पालन करेंगे तो आपको बच्चे जब प्राप्त होंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि आप ये सोचिए ना कि साल में 2 बार बच्चे देते हैं, कभी 2 दिए कभी 3 दिए, तो यानी 5 बच्चे हम मान के चलें। तो वो 5 बच्चे जो प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आमदनी कितनी होगी। इसके थोड़ी प्रबंध है कि कैसे खिलाएंगे। इसकी दिक्कत क्या है कि बच्चे ज़्यादा देती है उस अनुरूप में ये दूध नहीं देती है, तो बच्चे को क्या होता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो बच्चे की मृत्यु दर बढ़ जाती है। लेकिन ग्रामीण महिलाएं थोड़ा प्रबंध करें। गांव में सहजन का पत्ता आसानी से मिल जाता है। बच्चे को क्या चाहिए, जब प्रेग्नेंट रहे बकरी उस समय कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम और आयरन आप खरीद के नहीं देंगे, आप सहजन का पत्ता ले लें और उसको सुखा लें। जिस समय उपलब्ध है तो हरा पत्ता, नहीं है तो उसको सुखा के आप रख लें। और जब गर्भवती है तो 100 ग्राम करके आप डेली खिलाएंगे तो कैल्शियम और आयरन की कमी दूर हो जाएगी, बच्चे स्वस्थ होंगे और उससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे बच्चे को उसके भरण पोषण में कोई परेशानियां नहीं आएगी। सर, बकरी पालन हेतु जो ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं अग्रसर हैं या जो करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल और मन में आ रहा है कि जो इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, तो उनसे बचाव क्या है, समाधान क्या है, जिससे आर्थिक लाभ ज़्यादा मिल सके? देखिए बात यह है कि जब बकरी पालन करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि आपका ये दूध उत्पादन नहीं, हम लोग बिहार में ज़्यादातर मांस उत्पादन के लिए करते हैं।
और जो बच्चे प्राप्त होते हैं, अगर हमको साल में 5 बच्चे प्राप्त हुए, उसमें से 3 की मृत्यु हो गई, 2 ही बचे, तो हम आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाएंगे। तो उस बच्चे को बचाना एक चुनौती है। तो क्या होता है कि वो मैंने बताया कि दूध की कमी, अगर आपने दूध की कमी के प्रबंधन के लिए पहले से, मैंने जैसे बताया, सहजन का पत्ता जो गांव घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसको आप खिलाते रहते हैं तो दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ता है। अब बच्चे की मृत्यु दर नहीं होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं किए हैं और अभी आपकी बच्चे जन्म देने जाएगी, तब आप थोड़ी सी गाय का दूध ले लीजिए और उसको बोतल फीडिंग कराइए। बच्चे को बचाना ज़रूरी है। आप इस तरह से अगर 3 महीने तक बच्चे को अच्छी तरह से रख लेते हैं तो वो फिर क्या होगी, साल भर में वो आपकी बकरी बन जाएगी, फिर वो गर्भवती होकर के बच्चे देंगे, तो ये आपकी आमदनी अच्छी खासी होगी। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एक सावधानियाँ बरतें। बकरी को जो आप सुबह चरने के लिए छोड़ते हैं तो सूर्योदय के बाद छोड़ें और सूर्यास्त से पहले बकरी को फिर अपने घर में लाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, बकरी जब चरने के लिए जाती है तो वो गाय की तरह से जड़ से नहीं खाती, ऊपर के पात खाती है, टीप खाती है। जब आप सुबह चरने के लिए छोड़ देते हैं तो घास के ऊपर में ओस की बूंद रहती है और जो लार्वा है वो लार्वा नीचे रहता है, लेकिन अपना प्यास बुझाने के लिए ओस की बूंद के और टीप पे चले आता है। सुबह जब आप छोड़ते हैं तब क्या होता है, उस घास में ऊपर में ओस की बूंद रहती है और उसके साथ लार्वा है, वो खा लेता है तो उसके पेट में चले जाता है। तो आप कितनी भी कृमिनाशक दवा देते हैं लेकिन उसका दस्त नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि बार बार उसके लार्वा जो है पेट में चला जाता है। जब सूर्योदय हो जाएगा तो ओस की बूंद हट जाएगी, सूख जाएगी और स्वतः वो लार्वा जड़ में चले आएगी और जब वो ग्रहण करती है तो टीप में करती है तो वो चारे में लार्वा नहीं जाएगा, क्योंकि लार्वा नीचे चले आया। तो आप सूर्योदय हो जाने के बाद आप अपने बकरी को खोलें और सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप छोड़ दिए हैं, ज़्यादा रात तक छोड़ दिए हैं तो फिर ओस की बूंद रहेगी तो उसमें फिर लार्वा रहेगा, इस तरह से दस्त का प्रॉब्लम बना रहेगा। तो सूर्यास्त से पहले आपको बकरी को घर ले आना है, ये सावधानियाँ आप बरतें। आपने सर पहले जिक्र किया कि जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, बकरी पालन करना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे पहली जो ये है प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था है या ज़रूरी जो जानकारियां हैं तो महिलाएं कहां से प्राप्त कर सकती हैं? ये सबसे अच्छी है कि प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है। आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रत्येक ज़िला में डिस्ट्रिक्ट कार्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट कृषि विभाग में आत्मा का ऑफिस है, वहाँ भी बकरी पालन के लिए संबंधित प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा खास करके ग्रामीण महिलाओं के लिए कि देखिए, छोटी जानकारी और बड़े फ़ायदे हैं। आप बकरी पालन कर रहे हैं, आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, जिस घर में आप बकरी रख रहे हैं एक बल्ब रात में लगा दीजिए और एक बकरी को ऐसे घर में रखिए जहां अंधकार हो। तो जिस घर में लाइट जला होगा उस घर के बकरी का बढ़वार ज़्यादा होगा, आप ये देखेंगे, क्योंकि वो रूमिनेंट है। जब लाइट जलते रहती है तो जो खाना खाई है उसको मुंह में चबाते रहती है, वो पाचन क्रिया अच्छा से होता है और शरीर का बढ़वार होती है। लेकिन जो अंधेरे वाले कमरे में रखे हैं तो वो बार बार उसको चबा नहीं पाती है, वो सुस्त हो जाती है और उसका पेट में रह जाता है, उसका पाचन क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाती तो उसका बढ़वार कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बल्ब जलाने से, रोशनी रात में कर देने से अगर इतने फ़ायदे हैं तो इस तरह से अनेक फ़ायदाएँ हैं जो प्रशिक्षण के माध्यम से आप सीख सकते हैं और रोज़गार कर सकती हैं। इससे आपके लिए इतनी ज़रूरी चीज़ है, आप घर में छोटी मोटी ज़रूरतें, बच्चे को पढ़ाने का, कभी आर्थिक स्थिति के लिए आपको बीमारी पड़ गया तो आप बकरी को बेच करके ये छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा कर लेंगे और इसको रोज़गार के रूप में करेंगे, अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होगी। तो जो ग्रामीण महिलाएं बकरी पालन हेतु ये अपनी कार्यशैली को अपनाना चाहती हैं और इस क्षेत्र में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना चाहती हैं, तो जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपना करके इस क्षेत्र को सशक्त माध्यम बना करके ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब बारी ऐसे ही सरकार की कई योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी ये खास छोटी सी फिल्म, तो आइए देखते हैं।
ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं।
आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।